पार्ट 2। राजू ने पहली बार गुस्से से डांट कर कहा तो अंकिता आंसुओं से भरी आंखों से उन्हें देखने लगी। राजू का दिल पिघल गया, लेकिन वह जानते थे अगर आज नरमी दिखाई तो वह जिद करने लगेगी। इसीलिए वह उसे सख्ती से देखते हुए मुंह फेर कर खामोश हो गए। अंकिता रोती हुई दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी सामने खड़े राम पर उसकी नजर ठीक पड़ी। उसने गहरी नफरत भरी नजरों से उसे देखा और कमरे से बाहर निकल गई। अचानक राजू की तबीयत बिगड़ने लगी। राम ने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया और बिठाया, पानी पिलाया और उनकी पीठ थपथपाई। अब ठीक है। राम बहुत परेशान हो गया था। हाँ, ठीक हूं, फिक्र मत करो, दुखी शब्दों में कहकर उन्होंने आंखें मूंद ली और राम का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उनकी चिंता और इनसिक्योरिटी देखकर राम उनके पास बैठ गया। राम, मुझे पता है मेरी बेटी कभी कभी बहुत गलत बातें कर जाती है, तुम्हारा दिल भी दुखाती है, लेकिन मेरी तुमसे यही गुजारिश है कि कभी उसकी बातों पर आकर उससे सवाल जवाब मत करना। वो मासूम है, जिस तरफ मोड़ोगे मुड़ जाएगी। वो जानते थे कि उनकी बेटी की बातें राम के दिल से उसकी जगह मिटा सकती हैं, इसीलिए वह उसका रास्ता साफ कर रहे थे। ठीक है अंकल, आप जैसे चाहते हैं वैसा ही होगा। राम अंदर ही अंदर अंकिता से तंग आ चुका था, लेकिन राजेश जी को संतोष देकर, उनके चेहरे पर राहत देखकर उसे भी सुकून मिला। राम को लग रहा था अंकिता बहुत ड्रामा करेगी, शोर शराबा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादी वाले दिन वह शांति से तैयार होकर बैठी थी। उसका यह चुपचाप मान जाना राम को हजम नहीं हो रहा था। बहुत ही आराम से उसने राम के साथ शादी की थी। जब पंडित जी ने कहा विवाह संपन्न हुआ तो राम की नजरें बेख्तियार विवान मल्होत्रा की ओर उठी। दिल से अपने दोस्त के लिए दुआ करते हुए वह मुस्कुराया, क्योंकि राम को पता था विवान उससे नाराज है और विवान भी तमाम नाराजगी के बावजूद इस शादी में शामिल हुआ था। सबसे मिलता, बधाइयां लेता। अब वह राजू के पास आया। अंकल, आप खुश हैं? उनके पास बैठते हुए उसने पूछा। खुश मैं उस दिन होऊंगा जिस दिन मेरी बेटी खुश होगी, लेकिन आज मैं बहुत संतुष्ट हूं बेटा। मैंने अपनी बेटी को ऐसे हाथों में सौंपा है जो उसकी हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करेगा, उन्होंने भरोसे और यकीन भरे शब्दों में कहा। राम ने सिर हिलाते हुए उनके यकीन पर मोहर लगा दी। उधर नंदिनी इस वक्त अपनी दोस्त डॉक्टर रिया के साथ एक मार्केट आई थी। वहां अपने लिए एक ड्रेस पसंद कर रही थी। तभी अचानक दो नकाबपोश उस दुकान में घुस आए। हाथों पर कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। दोनों नकाबपोश आदमी सबको डराने लगे और काउंटर से सारी नकदी निकालने लगे। डॉक्टर नंदिनी डरकर एक तरफ दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई। दोनों नकाबपोश अपना काम करते हुए वहां से तेजी से निकलने ही वाले थे कि उनमें से एक की नजर डॉक्टर नंदिनी पर पड़ी। उसकी आंखों में पहचान झलक रही थी। यह वही आदमी था जो एक बार अस्पताल आया था और हंगामा किया था। डॉक्टर नंदिनी ने उसकी आंखों में झांकते हुए देखा तो डर गई। वो आदमी चलता हुआ उसके पास आया और अपना मास्क नीचे कर दिया, फिर उसे घूरने लगा। पहचाना मुझे? अब की बार उसने आंखें सिकोड़ते हुए डॉक्टर नंदिनी को बुरी तरह डरा दिया। क्या हुआ? हैरान हो गई? सोच रही हो कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था तो मैं यहां कैसे आ गया?
पुलिस को हम लोग जेब में लेकर घूमते हैं, और तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें भूल गया हूं? तुम्हारी वजह से मुझे तकलीफ हुई थी। जैसे ही जेल से छूटा, सबसे पहले यही सोचा कि तुम्हें ढूंढूं, लेकिन फिर यह सोचकर रुक गया कि मेरे बाजू से गोली निकालने वाली तुम ही थी, इसीलिए छोड़ दिया। लेकिन आइंदा मेरी नजरों के सामने मत आना, वरना सीधी ऊपर जाओगी। वह उसे गहरी नजर से देखते हुए मास्क दोबारा ऊपर कर गया। तभी उसका दूसरा साथी डॉक्टर नंदिनी की कलाई को जोर से पकड़ने लगा। यह क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। पहले वाले ने अपने साथी से झगड़ते हुए कहा। यार, इतना जबरदस्त माल है, छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा। इसे भी साथ ले चलते हैं, दोनों भाई मिलकर मजा करेंगे, फिर फेंक देंगे। उसके साथी ने अपनी घिनौनी सोच बताई। इससे पहले वह कुछ करता, विवान मल्होत्रा अपने गार्ड्स के साथ दुकान में घुस आया। दोनों नकाबपोश उसे देखकर घबरा गए और भागने लगे, लेकिन विवान के गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया। इग्या, यह बेकसूर है, प्लीज इसे कुछ मत कहना। एक नकाबपोश की ओर इशारा करते हुए डॉक्टर नंदिनी ने विवान से कहा। उसका किसी गैर आदमी के लिए फिक्रमंद होना विवान मल्होत्रा को बहुत बुरा लगा। उसने आगे बढ़कर दोनों के मास्क हटा दिए। उनमें से एक वही था जो पहले अस्पताल में डॉक्टर नंदिनी पर हमला कर चुका था, और आज उसी के लिए नंदिनी ने विवान को रोका था। विवान ने अपने गार्ड्स को इशारा करके उन दोनों को वहां से गायब करवा दिया। दुकान का लूटा हुआ सारा माल वापस करते हुए उसने नंदिनी की ओर देखा। बहुत हैरानी हुई मुझे डॉक्टर नंदिनी कि इस गुंडे के लिए आपके दिल में हमदर्दी जाग उठी, जबकि एक शरीफ इंसान की मोहब्बत, प्यार, इज्जत और सम्मान कहीं नजर नहीं आया। मेरा हाथ तो दूसरे ने पकड़ा था और उसने उसे रोका था, इसीलिए मैंने सिर्फ इतना कहा कि इसे कुछ मत कहिएगा। नंदिनी ने सफाई दी, मगर विवान मल्होत्रा कड़वाहट से बोला, तुम्हारी जुबान से किसी और के लिए हमदर्दी का एक शब्द भी मुझे कबूल नहीं, डॉक्टर नंदिनी। इसलिए बेहतर होगा कि अब से मेरे सामने किसी गैर आदमी से हमदर्दी करने की भूल मत करना। तुम्हारा एक शब्द उसकी मौत को करीब ला सकता है, क्योंकि तुमने अभी सिर्फ मेरा एक रूप देखा है, और मैं नहीं चाहता तुम मेरा दूसरा रूप देखो। वह गुस्से से कहते हुए वहां से पलट गया, जबकि नंदिनी चुपचाप उसे जाते हुए देखती रही। रात के करीब 12 बजे डॉ राम अपने कमरे की ओर बढ़ा। वो यह उम्मीद कर रहा था शायद अंकिता गुस्से में होगी, लड़ाई के लिए तैयार बैठी होगी। राम ने गहरी सांस लेते हुए दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अंकिता से लगभग 12 से 13 साल बड़ा था और जानता था कि वह अक्सर बातों पर बहुत जज्बाती हो जाती है। वह शुरू से ही उसकी जज्बाती नेचर को जानता था। उसने कुछ सोचकर अपने हाथ पीछे कर लिए, लेकिन फिर एक लंबी सांस लेते हुए अंदर दाखिल हुआ। सामने देखा तो अंकिता सजीव घूंघट निकाले बिस्तर पर बैठी थी। राम को सख्त हैरानी हुई। दरवाजा लॉक करते हुए वह उसके पास आया। उसे लगा शायद अंकिता होश में नहीं है, वरना उसे इतनी खामोशी की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। धीरे से उसके पास बैठकर उसने उसका घूंघट हटाया तो उसका खूबसूरत मासूम चेहरा देखकर एक पल को बिल्कुल खामोश हो गया। सच श्रृंगार किए हुए वह किसी अप्सरा जैसी लग रही थी।
राम की धड़कन जैसे रुक सी गई। उसकी खामोशी पर राम ने उसका नाजुक हाथ थामना चाहा, मगर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नाराज हो इतनी कि बात तक नहीं कर रही। मैं तो यही सोच रहा था, तुम मुझसे लड़ोगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल खामोश हो। इतनी जल्दी हार मान ली। यकीन नहीं आ रहा मुझे। सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? राम की बात पर अंकिता ने अपनी पलकों को ऊपर उठाया। बेशक राम बहुत खूबसूरत और असरदार इंसान था, मगर अंकिता उसे उतनी ही नफरत करती थी। उसी नफरत में उसने चुपचाप शादी तो कर ली थी। अपने पापा की आखिरी ख्वाहिश के आगे वह झुक गई थी, लेकिन उसने मन बना लिया था, अब राम का जीना हराम करेगी। उसने इतना परेशान करेगी कि वह खुद ही उसे छोड़ देगा। वह उसके लिए एक अच्छी बीवी का नाटक करती हुई चुपचाप राम के हवाले हुई। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपसे लड़ूंगी? उसने बेहद नरम शब्दों में कहा, लेकिन उसकी आंखें उसके शब्दों का साथ नहीं दे रही थीं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। राम ने उसे खींचकर अपने करीब कर लिया, और बस यही अंकिता की हद हो गई। उसका इरादा और भी नाटक करने का था, लेकिन राम के स्पर्श ने उसके तन बदन में आग लगा दी। उसने दोनों हाथों से उसके सीने को जोर से धक्का दिया और उसे पीछे कर दिया। डोंट कम क्लोज टू मी। मैंने शादी सिर्फ अपने पापा की खातिर की है, वरना अंकिता मेहता आपसे इतनी नफरत करती है ना कि मेरा बस चले तो आपकी जान ले ले। नफरत से भरे शब्दों में कहते हुए उसने राम को एक ही पल में अर्श से फर्श पर गिरा दिया। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल हूं? राम ने भी कड़वाहट से कहा, मैंने भी सिर्फ अंकल जी की ख्वाहिश का सम्मान करते हुए तुमसे शादी की है, और तुम इस वक्त यहां बैठी हो। वरना मेरा बस चलता तो यही तो मेरा भी मसला है। मेरा भी बस नहीं चल रहा। गुस्से से कहते हुए राम उठकर खड़ा हुआ, अलमारी की ओर बढ़ा। अगर इतनी ही नफरत थी आपको मुझसे, तो पापा के सामने इतना अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रहे थे? ना करते शादी, आपकी भी जान छूट जाती और मेरी भी। अंकिता की बात पर राम ने गुस्से में आकर अलमारी का दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि अंकिता एक पल के लिए कांप गई और 2 कदम पीछे हट गई। अपने छोटे से दिमाग में एक बात अच्छे से बिठा लो, हम जिस खानदान से संबंध रखते हैं ना, वहां ना तलाकें होती हैं, ना जुदाइयां, जियो या मरो। अब तुम यहीं रहोगी, मेरे साथ मेरी दखल में, समझी तुम? उसे घूरते हुए राम ने अपना ड्रेस उठाया और बाथरूम की ओर चला गया, जबकि अंकिता ने अपना गुस्सा पीते हुए अपनी मुट्ठियां भी ली। अचानक रात के समय तो नंदिनी की मां की तबीयत खराब हो गई। उसे समझ नहीं आया वो क्या करे, कहाँ लेकर जाए। उनका ब्लड प्रेशर बहुत खतरनाक हद तक गिर चुका था। एक पड़ोस की आंटी और उनके बेटे की मदद से वह अपनी मां को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। विवान मल्होत्रा के गार्ड्स, जो 24 घंटे उसके घर के आसपास ड्यूटी देते थे, उन्होंने फौरन यह खबर विवान को दी। वह बिना देर किए हॉस्पिटल पहुंचा, जहां डॉक्टर नंदिनी आईसीयू में डॉक्टर रिया के साथ अपनी मां का इलाज करवा रही थी, लेकिन उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। घबराहट के मारे वो आईसीयू से बाहर आ गई। सामने ही उसे विवान मल्होत्रा दिखा। उसकी आंखों में आंसू देखकर विवान का दिल बेचैन हो गया। उसे वे आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। जैसे ही वह उसके पास आया और उसकी मां के बारे में पूछने ही वाला था,
कि नंदिनी एकदम से उसके सीने से आ लगी। विवान मल्होत्रा का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी नरम नाजुक और गुदगुदे धड़कनों का एहसास जैसे ही विवान मल्होत्रा को हुआ, उसके दिल बुरी तरह शोर मचाने लगा। यह नरम एहसास उसे किसी और ही जहां की सैर करा रहा था। वो जैसे एक पल को वहीं ठहर गया। वो नंदिनी की खुशबुओं में मदहोश होने लगा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। यह वक्त इन सब बातों का नहीं था। जबकि नंदिनी तो फूट फूट कर रो रही थी, विवान ने धीरे से उसे खुद से पीछे किया, क्योंकि वह उसके साथ किसी जायज रिश्ते में नहीं थी और वह उस पर कोई हक नहीं रखता था। इसलिए खुद पर काबू पाते हुए उसने उसे अलग कर दिया। डोंट वरी आंटी, ठीक हो जाएंगी। वह उसे दिलासा देने लगा तो डॉक्टर नंदिनी खुद को संभालते हुए एक बेंच पर जा बैठी। आई एम सॉरी, मैं खुद को रोक नहीं पाई। वो अब भी कुछ देर पहले विवान से लिपट जाने पर शर्मिंदा थी। नंदिनी को अब तक विवान मल्होत्रा के परफ्यूम की खुशबू अपने आप से आती महसूस हो रही थी। माँ की परेशानी में वह भूल गई थी कि वह क्या कर रही है और जज्बातों में भरकर विवान मल्होत्रा के चौड़े सीने से जा लगी थी और अब खूब शर्मिंदा हो रही थी। इट्स ओके, वो सिर्फ इतना ही कह पाया कि उसी पल डॉक्टर रिया बाहर आती दिखी। डोंट वरी मिस नंदिनी, आपकी मम्मी अब खतरे से बाहर है। दवाओं का ख्याल रखें और उन्हें स्ट्रेस से दूर रखें। आप खुद भी डॉक्टर हैं। आप जानती हैं कि वह हाई बीपी के पेशेंट है। ऐसे में आपको उन्हें अच्छे से समझाना होगा। आप समझदार हैं। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, वह मुस्कुराते हुए तसल्ली देती आगे बढ़ गई और वो अपने आंसू पोंछते हुए आईसीयू की ओर बढ़ गई, जबकि विवान वहीं खड़ा रहा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था इतनी कम देर में नंदिनी उसके दिल को कैसे छू गई थी। सुबह जब अंकिता की आंख खुली तो कमरे में राम का कोई नामो निशान नहीं था। रात को भी उसने उसे अपने बिस्तर से दूर करके सोफे पर सोने को मजबूर कर दिया था। अब उठी तो उसकी कमर अकड़ी हुई थी। सोफे से उठकर अब वह बेड की ओर बढ़ी थी। नरम गुदगुदा बिस्तर अब बिल्कुल खाली था। वो फिर से बिस्तर में घुस गई और कंबल को सिर तक ओढ़ लिया। एक अजीब सा सुकून था। एक नंबर का खड़ूस और जाली डॉक्टर खुद को इतने आरामदायक बिस्तर में सोया और मुझे सोफे पर सुला दिया। मेरी तो कमर ही टूट गई। वो कंबल में घुसी, रात की बातें सोचकर सिर झटकने लगी और कुछ ही पलों में फिर से नींद की देवी उस पर मेहरबान हो गई। सुबह सुबह विवान मल्होत्रा को हॉस्पिटल से कॉल आया और वह तुरंत वहां पहुंच गया। उसे डॉक्टर नंदिनी की मां की तबीयत का पता चला। जब उसकी हालत थोड़ी संभली तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी की बात उससे छेड़ दी। वह विवान को देखकर फिर से नंदिनी से शादी की बात करने लगी और नंदिनी को विवान से शादी के लिए मना कर ही दम लिया। उनकी हालत ऐसी थी कि नंदिनी उन्हें इनकार न कर सकी। शाम तक सरला जी को डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर नंदिनी उन्हें घर लेकर जाना चाहती थी, लेकिन विवान मल्होत्रा ने मना कर दिया और उन दोनों को अपनी हवेली ले आया। सरला जी ने बहुत ही सादगी से उन दोनों की शादी करवा दी। विवान मल्होत्रा की तरफ से बस कुछ ही मेहमान इस शादी में शामिल हुए थे। नंदिनी बहुत घबराई हुई थी। उसकी मां ने अचानक उसे विवान को सौंप दिया था, जबकि वह उसके बारे में ज्यादा कुछ जानती तक नहीं थी। विवान मल्होत्रा ने
नौकरानी को आवाज दी और तुरंत सरला जी के लिए कमरा तैयार करने को कहा। पीजान घर पर नहीं थी। नौकरानी ने तुरंत आदेश मानते हुए तैयारी शुरू कर दी। नंदिनी उन्हें लेकर उस कमरे में आ गई, जो बहुत ही बड़ा और खुला था। अंकिता सबके सामने तो सामान्य लगती, लेकिन राम जानता था वह अंदर से कितनी असहज है, क्योंकि अब तक उसने राम को खुद के करीब नहीं आने दिया था। धीरे धीरे उनकी शादी को 2 महीने होने को आए थे। दोनों के बीच अब भी हल्की फुल्की नोक-झोंक चलती रहती थी। यह शायद दोनों अब एक दूसरे की आदत बनते जा रहे थे। राजू पहले राजनीति का हिस्सा हुआ करते थे, जिस वजह से उनके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा थे। राजनीति छोड़ने के बाद भी उन्हें धमकी भरे कॉल आते रहते, जिनमें अक्सर उनकी बेटी को टारगेट किया जाता था। इसीलिए वह अपनी बेटी को लेकर हमेशा परेशान रहते थे और उसकी शादी के पीछे भी यही वजह थी। कुछ दिन बाद राम को पता चला राजू और मिसेज अंजलि का तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम बन गया है। वह उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने गए और लौटते वक्त अंकिता के लिए फूलों का गुलदस्ता और चॉकलेट्स लेकर घर आया। माँ बाप के जाने पर अंकिता बहुत उदास थी। वह जाते जाते उसे समझा कर गए थे, लेकिन फिर भी वह इतनी दुखी थी कि एयरपोर्ट तक उन्हें छोड़ने भी नहीं गई थी। उसी उदासी के चलते राम आज जल्दी घर आ गया था। अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी, लेकिन जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, अंकिता बिस्तर में दुबकी पड़ी थी। अंकिता, उसने धीरे से आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राम ने पास आकर उसका कंबल हटाया तो देखा वह तो बुखार में तप रही थी। ओह गॉड! अंकिता, उठो, आंखें खोलो। वो घबरा गया था। उसे उठाकर बैठा और माथा चेक करने लगा। बुखार कैसे हो गया? उसकी कमजोर हालत देखकर राम बेचैन हो उठा, लेकिन अंकिता बिना कुछ कहे आंखें मूंदे सिर उसके कंधे से टिकाए बैठी रही। मैं खाना लगवाता हूं, वह धीमे स्वर में कहता, उसे और तकलीफ से बचाने की कोशिश करने लगा। खाना खाकर दवा ले लेना, राम ने कहते हुए उठकर खड़ा हुआ। मुझे कुछ नहीं लेना और अब मुझे तंग मत करना, अंकिता गुस्से से कहती, फिर से लेट गई। क्या बदतमीजी है अंकिता! जो कहा है वह करो, वरना मुझे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। वो उसे डराने के अंदाज में बोला। इंजेक्शन? वो भी मुझे हरगिज नहीं, वो मुंह बनाते हुए बोली। मुंह धोकर आइए अपना। राम सच में इंजेक्शन निकाल लाया। यह क्या कर रहे हैं आप? हटाइए इसे। वो घबराकर बेड के दूसरे कोने तक खिसक गई। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। जब खाना नहीं खाना, दवा नहीं लेनी, तो फिर इंजेक्शन ही लगाना पड़ेगा ना? राम बेड पर चढ़कर घुटनों के बल उसके करीब आ गया। वो डर के मारे पीछे हटती रही। नहीं, प्लीज हटिए, मुझे नहीं लगवाना। अच्छा, मैं खा लूंगी, जो आप कहेंगे। वो फौरन मान गई। अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो सिर्फ इंजेक्शन ही लगाना पड़ेगा। राम उसके डर का पूरा पूरा मजा लेते हुए बोला। आज पहली बार तो वह उसके काबू में आई थी, वरना इन 2 महीनों में उसने उसे खूब नचाया था। इतनी सजा तो बनती थी उसकी। अंकिता डर के मारे उठी और बाथरूम की ओर भागी। राम भी उसके पीछे छे दौड़ा। इससे पहले वह दरवाजा बंद करती, राम ने उसे पकड़ लिया।
वह खुद को छुड़ाती पीछे की ओर खिसकी तो लड़खड़ा गई। उसका पैर फिसला और वह सीधे बांध टब में जा गिरी। राम ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन अंकिता भी उसे थाम कर गिरते हुए उसे अपने ऊपर गिरा बैठी। दोनों ही बांध टब के ठंडे पानी में गिरे। उसका सिर टब से टकराने ही वाला था कि राम ने अपना हाथ रखकर उसे बचा लिया। वह राम के शर्त को थामे कांप रही थी और बुरी तरह उसे चिपक गई थी। उसका सौंदर्य, उसकी नाजुकी, उसकी मासूमियत राम ने पहली बार इतने करीब से महसूस की थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने झटके से अंकिता को खुद से दूर किया। उसे अपने जज्बातों से डर लगने लगा था, क्योंकि वह अंकिता की मर्जी के बिना उसके साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहता था। अंकिता धीरे से उठी। ठंड से कांपती हुई राम भी डब से बाहर आया और उसे देखता रहा। वह डर और शर्म से आंखें बंद किए हुए थी। थोड़ी देर बाद राम ने आगे बढ़कर उसे टब से बाहर निकाल लिया और शावर चालू करके उसे हल्के गुनगुने पानी के नीचे खड़ा कर दिया, ताकि उसका बुखार भी थोड़ा कम हो सके। लेकिन अब वह ठंड से कांप रही थी और बार बार राम के सीने में छिप रही थी। राम और अंकिता दोनों ही शावर के नीचे भीग रहे थे। राम ने उसे कसकर ठंड से कांपती उस नाजुक सी लड़की को अपने सीने से लगा लिया था। वो एक मर्द था, जज्बातों से भरा मर्द। जब उसकी बाहों में उसकी जायज रिश्ते में बंधी हुई उसकी पत्नी थी, तो वह कैसे खुद पर कंट्रोल कर सकता था। उसकी आंखों में मददोशी छाने लगी। होंठ जज्बात की शिद्दत से कांप उठे। दिल की धड़कनें शोर मचाने लगी और उस वक्त राम के जज्बात पूरी तरह मचलने लगे। जब उसने अपनी गर्दन पर अंकिता के नरम होठों का स्पर्श महसूस किया, वह उसकी गर्दन पर अपने नरम मुलायम होठ टिकाए आंखें बंद की पड़ी थीं। उसके होठों का हल्का हल्का स्पर्श राम अपनी गर्दन पर महसूस करता हुआ उसे खुद की ओर भी करीब खींच गया। इस वक्त वह अपने जज्बातों की लहर में पूरी तरह बहक चुका था। उसका इस कदर करीब आना, यूं चुपचाप उसे चिपक जाना, उसके अंदर एक पति के तौर पर गहरे जज्बात जगा चुका था। और अब वह अपनी पत्नी से और दूरी सह नहीं सकता था। उसे भी हक था कि अपने दिल की भावनाएं अपनी पत्नी पर जाहिर करे। उसने मचलकर अंकिता के होठों को अपने होठों की कैद में लिया था और बस उन होठों का रस चुराने लगा। जब उसकी सांसें थमती हुई महसूस हुई, तो राम थोड़ा पीछे हुआ और अपनी शर्त उतार दी। उसकी सांसें जैसे धौंकने की तरह चल रही थी। इस वक्त उसके जज्बातों की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि राम को अब सिर्फ यही महसूस हो रहा था, वह लड़की अब उसकी रूह का हिस्सा बन जाए। वह बेखुदी में उसकी खूबसूरती को उजागर करता जा रहा था और अंकिता शर्म से सिमटती जा रही थी। जब उसकी नरम गोदें धड़कनों पर सिर्फ गोल्डन ब्लाउज रह गया, तो अंकिता शर्माकर उसके सीने से लिपट गई और अपने सीने से लगाते हुए राम ने पीछे से उसके हुक भी खोल दिए थे। और अब राम के हाथ शरारत करते हुए उसकी धड़कनों तक पहुंच चुके थे और राम के हाथों का स्पर्श अपनी धड़कनों पर महसूस करते ही अंकिता बुरी तरह मदहोश हुई थी।
मदहोश तो राम भी बुरी तरह हो चुका था। वह अब अंकिता की रूह तक में उतर जाना चाहता था। वह इस कदर बहक चुका था कि यह भी भूल गया था। वह नाजुक सी लड़की उसकी शिद्दत पर पूरी तरह मदहोश हो चुकी है। राम ने शावर बंद किया और उसे अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम से बाहर ले आया। फिर उसे बिस्तर पर लेटाकर खुद भी उसके ऊपर झुक गया। धीरे धीरे वह उसमें इस कदर समा गया कि जैसे उसकी रूह से रूह का मिलन हो। वो उसकी शिद्दत में डूबी खुद को उसके सीने से चिपकाती चली गई और उसकी इस बेबाक हरकत पर राम इन नाजुक पलों में भी हंस पड़ा था और उसे सीने से लगाते हुए उसके कान में सरगोशी करने लगा। क्या हुआ मिस अंकिता राम? मेहता, तुम्हें तो मुझसे नफरत थी ना? अब क्यों मेरी बाहों में सिमटती चली जा रही हो? और अंकिता धीरे से बोली थी, वह तो बस आप पर गुस्सा था, लेकिन जो सुकून आपकी बाहों में और आपकी संगत में है, यह सुकून मुझे कहीं और मिल ही नहीं सकता। राम ने अंकिता को पलटकर बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर झुकते हुए उसके होठों को छू लिया। हम इससे भी ज्यादा सुकून आपको दे सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपको भी हमारा साथ देना होगा। वो उसकी छोटी सी नाक को हल्के से दबाते हुए बोला और उसकी बात का मतलब समझकर अंकिता शर्म से आंखें बंद कर गई, जबकि राम उसके चेहरे के हर नक्श को धीरे धीरे छूने लगा था। और अब उसके चेहरे से होता हुआ वह उसकी धड़कनों की ओर बढ़ रहा था और यहीं पर अंकिता की बस हुई थी। उसने कसकर राम को अपने सीने से भी लिया और अब खुद राम की बाहों में वह पिघल जाना चाहती थी। शर्म और हया से उसकी पलकें ऐसी झुकी कि फिर उठ ही ना सकी। राम ने पूरी सच्चाई और गहराई से उसे अपने जज्बातों से वाकिफ कराया। वो नाजुक सी कली इन एहसासों के सामने खुद को बेबस महसूस करती रही। अपना सब कुछ अपने पति को सौंप चुकी थी। विवान उन्हें अपनी हवेली में छोड़कर इतने दिनों से वापस नहीं आया था और वह कहाँ था, यह नंदिनी को नहीं पता था। वह 2 महीनों से विवान की हवेली में अपनी माँ के साथ रह रही थी। जब डॉक्टर राम ने विवान के बारे में पूछा तो पता चला कि उसकी दादी जी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ने पर वह उन्हें विदेश ले गया था। उनका बायपास होना था। नंदिनी को भी दुख हुआ। विवान ने उसकी इतनी मदद की और खुद अपनी जिंदगी की तकलीफों से अकेले लड़ता रहा और फिर ऑपरेशन असफल रहा। दादी जी का देहांत हो गया। अब विवान उनकी बॉडी लेकर भारत वापस आ रहा था। राम के जरिए ही नंदिनी को यह खबर मिली, क्योंकि नंदिनी और विवान दोनों में से किसी ने भी सीधे एक दूसरे से संपर्क नहीं रखा था और ना ही कभी किसी ने कोशिश की। सुबह उसकी नींद मोबाइल पर आती ही लगातार कॉल्स की वजह से खुली। अंकिता उसके सीने पर सिर रखे गहरी नींद में डूबी हुई थी। राम ने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया और वैसे ही लेटे कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ विवान था। उसकी दादी जी के निधन की खबर सुनकर राम पूरी तरह जाग गया। विवान, डोंट वरी, मैं पहुंचता हूं। कॉल बंद करके उसने अपने आप से चिपकी अपनी कमसिन पत्नी को देखा। धीरे से उसका सिर तकिए पर रखा और उसके होठों पर झुकते हुए उनका नाजुकपन अपने दिल में उतार लिया। फिर उसका मासूम चेहरा देखते हुए उसके माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया।
रात को उस नन्ही सी जान ने राम जैसे मजबूत मर्द को सहा था। उसकी सिसकियों की गूंज रात भर कमरे में गूंजती रही थी। राम जानता था वह रात बहुत ज्यादा भावुक हो गया था, लेकिन फिर भी उसने इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि उसकी पत्नी बहुत नाजुक है। उसके नाजुकपन को याद करते हुए जब वह शावर के नीचे खड़ा हुआ तो रात के पल याद आए, तो वह गहराई से मुस्कुरा उठा। बाहर आया तो देखा वह अब भी सो रही थी। राम का दिल नहीं किया कि उसे जगाए। थोड़ी देर बाद राम ने आगे बढ़कर उसे टब से बाहर निकाल लिया और शावर चालू करके उसे हल्के गुनगुने पानी के नीचे खड़ा कर दिया ताकि उसका बुखार भी थोड़ा कम हो सके। लेकिन अब वह ठंड से कांप रही थी और बार बार राम के सीने में छिप रही थी। राम और अंकिता दोनों ही शावर के नीचे भीग रहे थे। राम ने उसे कसकर ठंड से कांप दी उस नाजुक सी लड़की को अपने सीने से लगा लिया था। वो एक मर्द था, जज्बातों से भरा मर्द। जब उसकी बाहों में उसकी जायज रिश्ते में बंधी हुई उसकी पत्नी थी तो वह कैसे खुद पर कंट्रोल कर सकता था। उसकी आंखों में मददोशी छाने लगी, होंठ जज्बात की शिद्दत से कांप उठे, दिल की धड़कनें शोर मचाने लगी। और उस वक्त राम के जज्बात पूरी तरह मचलने लगे जब उसने अपनी गर्दन पर अंकिता के नरम होठों का स्पर्श महसूस किया। वह उसकी गर्दन पर अपने नरम मुलायम होठ टिकाए आंखें बंद की पड़ी थीं। उसके होठों का हल्का हल्का स्पर्श राम अपनी गर्दन पर महसूस करता हुआ उसे खुद की ओर भी करीब खींच गया। इस वक्त वह अपने जज्बातों की लहर में पूरी तरह बहक चुका था। उसका इस कदर करीब आना, यूं चुपचाप उसे चिपक जाना, उसके अंदर एक पति के तौर पर गहरे जज्बात जगा चुका था। और अब वह अपनी पत्नी से और दूरी सह नहीं सकता था। उसे भी हक था कि अपने दिल की भावनाएं अपनी पत्नी पर जाहिर करे। उसने मचलकर अंकिता के होठों को अपने होठों की कैद में लिया था और बस उन होठों का रस चुराने लगा। जब उसकी सांसें थमती हुई महसूस हुई तो राम थोड़ा पीछे हुआ और अपनी शर्त उतार दी। उसकी सांसें जैसे धौंकने की तरह चल रही थी। इस वक्त उसके जज्बातों की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि राम को अब सिर्फ यही महसूस हो रहा था, वह लड़की अब उसकी रूह का हिस्सा बन जाए। वह बेखुदी में उसकी खूबसूरती को उजागर करता जा रहा था और अंकिता शर्म से सिमटती जा रही थी। जब उसकी नरम गोदें धड़कनों पर सिर्फ गोल्डन ब्लाउज रह गया तो अंकिता शर्माकर उसके सीने से लिपट गई और अपने सीने से लगाते हुए राम ने पीछे से उसके हुक भी खोल दिए थे। और अब राम के हाथ शरारत करते हुए उसकी धड़कनों तक पहुंच चुके थे और राम के हाथों का स्पर्श अपनी धड़कनों पर महसूस करते ही अंकिता बुरी तरह मदहोश हुई थी। मदहोश तो राम भी बुरी तरह हो चुका था। वह अब अंकिता की रूह तक में उतर जाना चाहता था। वह इस कदर बहक चुका था कि यह भी भूल गया था वह नाजुक सी लड़की उसकी शिद्दत पर पूरी तरह मदहोश हो चुकी है। राम ने शावर बंद किया और उसे अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम से बाहर ले आया। फिर उसे बिस्तर पर लेटाकर खुद भी उसके ऊपर झुक गया। धीरे धीरे वह उसमें इस कदर समा गया कि जैसे उसकी रूह से रूह का मिलन हो। वो उसकी शिद्दत में डूबी खुद को
उसके सीने से चिपकाती चली गई। और उसकी इस बेबाक हरकत पर राम इन नाजुक पलों में भी हंस पड़ा था और उसे सीने से लगाते हुए उसके कान में सरगोशी करने लगा। क्या हुआ मिस अंकिता राम? मेहता, तुम्हें तो मुझसे नफरत थी ना? अब क्यों मेरी बाहों में सिमटती चली जा रही हो? और अंकिता धीरे से बोली थी, वह तो बस आप पर गुस्सा था, लेकिन जो सुकून आपकी बाहों में और आपकी संगत में है, यह सुकून मुझे कहीं और मिल ही नहीं सकता। राम ने अंकिता को पलटकर बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर झुकते हुए उसके होठों को छू लिया। हम इससे भी ज्यादा सुकून आपको दे सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपको भी हमारा साथ देना होगा। वो उसकी छोटी सी नाक को हल्के से दबाते हुए बोला और उसकी बात का मतलब समझकर अंकिता शर्म से आंखें बंद कर गई, जबकि राम उसके चेहरे के हर नक्श को धीरे धीरे छूने लगा था। और अब उसके चेहरे से होता हुआ वह उसकी धड़कनों की ओर बढ़ रहा था और यहीं पर अंकिता की बस हुई थी। उसने कसकर राम को अपने सीने से भी लिया और अब खुद राम की बाहों में वह पिघल जाना चाहती थी। शर्म और हया से उसकी पलकें ऐसी झुकी कि फिर उठ ही ना सकी। राम ने पूरी सच्चाई और गहराई से उसे अपने जज्बातों से वाकिफ कराया। वो नाजुक सी कली इन एहसासों के सामने खुद को बेबस महसूस करती रही। अपना सब कुछ अपने पति को सौंप चुकी थी। विवान उन्हें अपनी हवेली में छोड़कर इतने दिनों से वापस नहीं आया था और वह कहाँ था, यह नंदिनी को नहीं पता था। वह 2 महीनों से विवान की हवेली में अपनी माँ के साथ रह रही थी। जब डॉक्टर राम ने विवान के बारे में पूछा तो पता चला कि उसकी दादी जी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ने पर वह उन्हें विदेश ले गया था। उनका बायपास होना था। नंदिनी को भी दुख हुआ। विवान ने उसकी इतनी मदद की और खुद अपनी जिंदगी की तकलीफों से अकेले लड़ता रहा और फिर ऑपरेशन असफल रहा। दादी जी का देहांत हो गया। अब विवान उनकी बॉडी लेकर भारत वापस आ रहा था। राम के जरिए ही नंदिनी को यह खबर मिली, क्योंकि नंदिनी और विवान दोनों में से किसी ने भी सीधे एक दूसरे से संपर्क नहीं रखा था और ना ही कभी किसी ने कोशिश की। सुबह उसकी नींद मोबाइल पर आती ही लगातार कॉल्स की वजह से खुली। अंकिता उसके सीने पर सिर रखे गहरी नींद में डूबी हुई थी। राम ने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया और वैसे ही लेटे कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ विवान था। उसकी दादी जी के निधन की खबर सुनकर राम पूरी तरह जाग गया। विवान, डोंट वरी, मैं पहुंचता हूं। कॉल बंद करके उसने अपने आप से चिपकी अपनी कमसिन पत्नी को देखा। धीरे से उसका सिर तकिए पर रखा और उसके होठों पर झुकते हुए उनका नाजुकपन अपने दिल में उतार लिया। फिर उसका मासूम चेहरा देखते हुए उसके माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया। रात को उस नन्ही सी जान ने राम जैसे मजबूत मर्द को सहा था। उसकी सिसकियों की गूंज रात भर कमरे में गूंजती रही थी। राम जानता था वह रात बहुत ज्यादा भावुक हो गया था, लेकिन फिर भी उसने इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि उसकी पत्नी बहुत नाजुक है। उसके नाजुकपन को याद करते हुए जब वह शावर के नीचे खड़ा हुआ तो रात के पल याद आए तो वह गहराई से मुस्कुरा उठा। बाहर आया तो देखा वह अब भी सो रही थी। राम का दिल नहीं किया कि उसे जगाए